दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार के चुनाव संपन्न हुए, 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो गया और अब उसके उस विश्लेषण की बारी है जिस विश्लेषण का इंतजार हर किसी को रहता है। यानी चुनाव परिणाम आए उससे पहले इन 3 चरणों की वोटिंग का विश्लेषण हमें लगता है आज आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बिहार का चुनाव महज एक वोट देकर लोकतंत्र को जीने भर वाला नहीं था। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के भीतर की सियासी दांवपेच का चुनाव नहीं था। बिहार का चुनाव जातीय स्थिति में तिकड़मों को लड़ाते हुए उम्मीदवारों को खड़ा करके वोट बांटने की परिस्थितियों का चुनाव नहीं था। यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें बेरोजगारी का दर्द था, जिसमें रोजगार ना पाने की त्रासदी थी, जिसमें किसान मजदूर जो कि न्यूनतम से भी न्यूनतम के लिए संघर्ष करते हुए मर जाते हैं, खप जाते हैं और सत्ता रईसी में गुम रहती है। और इन सब के बाद भी जब वो चुनाव मैदान में आती है तो रेड कारपेट बिछाकर कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे मुद्दे उछालती है जिसका जिंदगी से कोई सरोकार होता नहीं है। बिहार के चुनाव का विश्लेषण 243 सीट, यानी सत्ता चाहिए, उसके लिए 122 सीट चाहिए। और हमें लगता है कि आज एक एक करके इन परिस्थितियों को समझने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि बिहार का चुनाव क्यों आने वाले वक्त में इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को पलट सकता है। इसमें जातियों का समीकरण भी है, इसमें पेट की भूख भी है, इसमें युवाओं का आक्रोश और उनका दर्द भी है, इसमें किसान और महिलाओं के भीतर जो रसोई से लेकर आंगन तक हर दिन देखकर, समझकर, जानते समझते हुए नेताओं और सत्ता के वादे में खोने की स्थितियां पैदा की गई, उसको लेकर एक आक्रोश और गुस्सा हद से ज्यादा है। शायद इसीलिए यह चुनाव सीधे टक्कर का था। और सीधी टक्कर का मतलब यह होता है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वह मायावती हो, या फिर कोई भी जो इस मैदान में अपने आप को सोच रहा था कि दाएं बाएं से कुछ वोट ले लेंगे और कोई वोट कटवा हो जाएगा, कोई वोटों को बांटकर अपने मालिक के अनुकूल सत्ता की एक सीढ़ी तैयार कर देगा। जी नहीं, जनता ने जो तय किया था वह इस एग्जिट पोल के रिएक्शंस और रिफ्लेक्शंस में आज आपको बहुत साफ तौर पर नजर आएगा। 243 सीट में आज आखिरी के सत्र में 78 सीटों पर वोटिंग हुई है। इन 78 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण जो 24 सीटें थी वह सीमांचल का इलाका, जिसमें 4 जिले आते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया। आपको जानकर हैरत होगी कि इन 24 सीटों में से 80% सीट महागठबंधन के हिस्से में जा रही है। यह कल्पना के परे है कि एक ऐसी स्थिति यहां पर ओवैसी को भी कुदवा दिया गया, यह कहकर कि दरअसल यह वोट को किसी रूप में बांटेंगे। और जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की तादाद बहुत ज्यादा है, यानी जिलेवार अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो किशनगंज में कहा जाता है कि 70% अल्पसंख्यक समुदाय वहां पर है, अररिया में 42% है, कटिहार में 43% है, पूर्णिया में 38% है। और जब जब धर्म को बीच में ले आया गया, दंगों को बीच में ले आया गया, हिंदू मुस्लिम बंट गया, बीजेपी को इसका लाभ चुनाव में हुआ। इससे इनकार अतीत के पन्नों को पलटते हुए नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। लोग अपनी जिंदगी, अपनी पीड़ा से इस चुनाव को जुड़ा हुआ देख रहे थे, इसीलिए मुद्दे कहीं नहीं भटके। कभी जंगल राज का जिक्र हो रहा था, कभी पता नहीं किन अवस्थाओं का जिक्र हो रहा था, उन अवस्थाओं का जिक्र हो रहा था जिसे युवाओं ने देखा नहीं है। इसीलिए जो कॉम्बिनेशन बनना जब शुरू हुआ तो उसमें युवा भी जुड़ गया। और युवा की तादाद मुस्लिमों से भी ज्यादा है, युवा की तादाद यादवों से भी ज्यादा है। यानी मुस्लिम यादव MY कॉम्बिनेशन के साथ एक युवा कॉम्बिनेशन जुड़ा तो हर तबके से निकला हुआ युवा अपने गुस्से को लेकर खड़ा हो गया। और 31 साल के तेजस्वी ने उस गुस्से को न सिर्फ हवा दी बल्कि एक राहत की जमीन यह कहकर दी कि हम आपके लिए काम करेंगे। कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं है तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। यह एक ऐसी राहत की जमीन थी जिसमें दिल्ली और पटना से हवाई उड़ान भरकर लगातार घूमते हुए रईस सत्ता के चेहरों को धकेल दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। पहला विश्लेषण बहुत साफ निकलता है, बिहार ने उस नब्ज को पकड़ा जो इस देश की नब्ज हो जानी चाहिए थी।
लेकिन बार बार भटक जा रहा है हर राज्य। बिहार नहीं भटका क्योंकि यहां पर अति गरीब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। बीपीएल परिवार सबसे ज्यादा बिहार में ही है, बेरोजगार सबसे ज्यादा बिहार में ही है, रोजगार की तलाश में घर गांव छोड़कर जाने वालों की सबसे बड़ी संख्या बिहार में ही है। और ये एग्जिट पोल के उस विश्लेषण में सामने उभर कर आ रहा है जिसमें बहुत साफ है कि MY के साथ Y मिलने का मतलब क्या होता है। हम जब इस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो आइए जरा इसको सिलसिलेवार तरीके से कुछ और चीजों को समझिए। 143 सीट ऐसी है जहां पर यादवों की संख्या प्रभावी है, यानी 10% से ज्यादा है। 113 सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिमों की तादाद, अल्पसंख्यक समुदाय की तादाद 10% से ज्यादा यानी प्रभावी है। इन दोनों को जहां मिला दीजिएगा तो बिहार की तकरीबन 83 सीट्स ऐसी है जो कि चुनाव परिणाम को बदल सकती है, अपने अनुकूल कर सकती है। और इसमें जब आप युवा को जोड़ दीजिएगा तो यह बढ़कर 140 सीट हो जाती है। खेल 140 सीट का हुआ है। इसका मतलब है बहुमत का आंकड़ा पीछे छूट रहा है और शायद महागठबंधन आगे निकल रहा है। आप कहेंगे जातियों के भीतर थोड़ा और घुसिए, बिहार का मसला है और घुसिए। ब्राह्मण लगभग 53 सीट्स पर असर डालते हैं, राजपूत लगभग 57 सीट पर असर डालते हैं, भूमियार जो ऊंची जाति से आते हैं लगभग 40 सीट पर असर डालते हैं। इन सभी को अगर कॉम्बिनेशन में भी मिला दीजिएगा कि सभी एक साथ भी हो गए तो भी 60 सीट पार नहीं कर पाते हैं। यानी अपर कास्ट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, याद कीजिए 2015 में क्या हुआ था। 2015 में बीजेपी के पास सीटें कितनी आई थी? 53 सीट्स आई थी। अपर कास्ट एक तरफ हो गया था, लालू और नीतीश एक तरफ हो गए थे। और ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि अगर सारी सीटें इनके पास जा रही है, उसमें अपर कास्ट में ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार सब जोड़ रहे हैं, तो 60 सीट से ज्यादा ये बढ़ नहीं सकते हैं। इसमें थोड़ा सा छौंक लगा दीजिए आप नीतीश कुमार का, जो कि कुर्मी से आते हैं, उस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। कुर्मी का प्रभाव 21 सीट पर है। लेकिन फिर नीतीश कुमार कहेंगे हमने महादलित को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं, महादलित को हमने क्रिएट किया। महादलित का 26 सीटों पर प्रभाव है। 21 सीट और 26 सीट यानी 46 सीट। ये अगर वोट दे भी देते हैं 46 सीट में तो जेडीयू 19 सीट जीतती है। 19 सीट यहां जीतती है और जब अपर कास्ट का सम्मिश्रण उनके साथ होता है तो यह आंकड़ा 30 को पार ही नहीं कर पाता है। तो क्या जेडीयू 30 को पार नहीं कर पाएगा? यह एक दूसरा सवाल निकल कर आया। तीसरा सवाल है जो कुशवाहा है, 40 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। यह एक अलग ग्रुप के तौर पर खड़े हो गए थे और इनके साथ ओवैसी भी थे और इनके साथ मायावती भी थी। ये 40 सीटों पर प्रभाव अगर डालते हैं और अगर ट्रायंगुलर स्थिति आ गई जहां पर कुशवाहा भी है, जहां पर नीतीश कुमार भी है, जहां पर आरजेडी भी है, तो फिर चीजें ये आरजेडी के पक्ष में चली जाएंगी। वह कुशवाहा के पक्ष में नहीं जाएगी, वह जेडीयू के पक्ष में भी नहीं जाएगी। जेडीयू को भी कमजोर करेगी और कुशवाहा को भी कोई सीट ले जाने की इजाजत भी नहीं देगी। यानी यह भी लाभ हो गया। चिराग पासवान जिन जगहों पर खड़े थे, वो जिन भूमिकाओं में आते हैं, वो सिर्फ 18 सीट ऐसी है जहां पे ये प्रभावी अपने कास्ट लाइन पे हैं, अपनी जातिगत तौर पर जब ये प्रभावी होंगे इंडिविजुअल लेवल पे। इसमें अगर मिश्रण अपर कास्ट का भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह बीजेपी के हनुमान बनकर चल रहे थे, लेकिन हनुमान का गदा प्लास्टिक का था, या जिस बूटी को खोजने निकले थे वो बूटी इसलिए घालमेल हो गई क्योंकि वोट बट रहे थे इनके अपने ही उस राम के जिनके ये हनुमान बने हुए थे। दूसरी तरफ स्थिति अलग थी। इसका मतलब यह हुआ कि यह घालमेल की राजनीति एनडीए समझ नहीं पाई, बीजेपी समझ नहीं पाई कि बिहार को वह इस रूप में नहीं जान पाई। बिहार इस बार डायरेक्ट फाइट के मूड में है, या तो सत्ता है या फिर सामने जिसको गद्दी पर लेकर आना है वो है। कहीं भी उसने ध्यान उधर नहीं किया, इसीलिए ओवैसी को कोई लाभ नहीं हुआ, चिराग को लाभ नहीं हुआ, कुशवाहा को लाभ नहीं हुआ। इन लोगों के ऊपर वोट बहुत कम गया है। सीधी लड़ाई थी, इसलिए परसेंटेज ऑफ वोट भी इस हाइट पे गया है दोनों दिशाओं में कि एक तरफ महागठबंधन 40% से ज्यादा वोट के साथ मैदान में आ गया, 40% के साथ आना, और दूसरी तरफ पैसे एक अंतर आ गया 5% से ज्यादा का। और यह सीटों को तब्दील किस रूप में करता है, इसको हम एक एक जब हिसाब से आपको अगर बताना शुरू करें। आरजेडी 2015 में 80 सीट जीती थी जब वह नीतीश कुमार के साथ थी। इस बार वह 95 सीट के लगभग जीत रही है आरजेडी, यानी 15 सीट का उसको लाभ हो रहा है।
बीजेपी 53 सीट जीती थी, लेकिन वह भी 68 सीट तक पहुंच सकती है, 65 से 68 सीट। उसको भी लाभ जो हो रहा है वो लगभग 15 सीट का उसको भी लाभ हो रहा है। 15 सीट नीतीश नहीं, बीजेपी को लाभ हो गया, 15 सीट का आरजेडी को लाभ हो गया, कांग्रेस को भी लाभ हो रहा है। कांग्रेस का खेल बड़ा शानदार है। कांग्रेस को लाभ कई स्तर पर हुआ है और खास तौर से कांग्रेस जिन सीटों पर थी, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण इस हद तक हुआ है और खास तौर से आखिरी चरण के वक्त जब बंगाल में उधर पहुंच गए देश के गृह मंत्री और सीए का जिक्र हो रहा था, उससे पहले सीए और एनआरसी का जिक्र करके योगी आदित्यनाथ चले गए। तो इन परिस्थितियों को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां जहां इनके पांव पड़े। बंगाल का असर आखिरी क्षेत्र में सीमांचल में नजर आया, जहां पर बंगाल की गूंज सुनाई देने लगी, सोनार बंगला हम किस रूप में बनाएंगे, यह आवाज अमित शाह की वहां से आने लगी। यहां पर हलचल मच गई वोटिंग के दिन। यह क्या हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, और अगर उस दिशा में जाएंगे तो इस बार आगे आने वाले वक्त में अंधेरा ही अंधेरा है। एकजुट हुए और जिन भी सीटों पर खड़ा किया गया था कांग्रेस के उम्मीदवार, उसको थोक में वोट मिले। यानी कांग्रेस का अपना वोट बैंक, माइनॉरिटीज का वोट बैंक एकजुट हो जाना, आरजेडी का वोट बड़ी तादाद में ट्रांसफर हो जाना, यह लगभग 27 से बढ़कर 10 सीटों का लाभ और हो सकता है। यानी 35 से 37 सीट तक कांग्रेस जा सकती है। अब यहीं से सवाल होता है, यह सारी सीटें कहां से आ रही है? यह जेडीयू की सीटें आ रही हैं। जेडीयू का बंटाधार 71 सीट से वो हो सकता है 30 से 35 सीट के भीतर आपको झूलती हुई नजर आएगी। यह जेडीयू की स्थिति, सारी सीटें वहां से ट्रांसफर हो गई। एलजेपी को कोई लाभ नहीं। एलजेपी पिछली बार 2 सीट जीती थी, इस बार मैक्सिमम उसका आंकड़ा 4 को पार नहीं कर पा रहा है, जो एक स्थिति निकल कर आ रही है। अब यहां से सवाल है कि अगर इतनी बड़ी सीटों में चीजें अटक रही थी और इतनी चीजों को पहचान नहीं हो पा रहा था, तो हमको लगता है आपको समझना होगा कितनी बिखरी हुई स्थिति थी बीजेपी के भीतर भी। बीजेपी के भीतर सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार कौन किया? नित्यानंद राय ने किया। कितने किए? लगभग 200 से ज्यादा सभाएं की नित्यानंद राय ने। नित्यानंद राय चेहरा नहीं है, चेहरा तो बीजेपी का जब भी जिक्र में आता है तो सुशील मोदी का चेहरा निकल कर आता है। सुशील मोदी ने कितनी रैलियां की, उनके बारे में जानकारी आ रही है कि वह तो 50 से ज्यादा रैली कर नहीं पाए सुशील मोदी। संजय जायसवाल का नाम आपने सुना है, बीजेपी के नेता, उन्होंने उससे ज्यादा 75 से ज्यादा रैलियां की। बिखरी योगी आदित्यनाथ ने 19 रैलियां की। प्रधानमंत्री खुद गए, उन्होंने भी 11-12 रैलियां की। राजनाथ सिंह ने लगभग 24 रैलियां की। रविशंकर प्रसाद ने लगभग 12 रैलियां की। स्मृति ईरानी, अश्विनी चौबे ने लगभग दर्जन भर रैलियां की। लेकिन काउंटर में कौन था? ये सारे लोग किसके खिलाफ बोल रहे थे? इतनी सारी रैलियां, इनके मुंह पर, जुबान पर एक ही नाम था, तेजस्वी यादव का, लालू यादव का, जंगल राज का। यानी प्रचार एक ही व्यक्ति का हो रहा था, टारगेट एक ही व्यक्ति था, और वह व्यक्ति ने कभी सत्ता अपने रूप में चलाई ही नहीं है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने अकेले 251 रैली की, एक ही दिन में 19 रैलियां की। यह भी एक रिकॉर्ड है। अगर इन स्थितियों को देखेगा तो इस बार कांग्रेस भी संभली। कांग्रेस की रैलियों में कहीं राजबब्बर या शत्रुघ्न सिन्हा नजर नहीं। सुरजेवाला सोचिए 27 रैली कर गए, जिनको मुखिया बनाया गया कि आप इलेक्शन कांग्रेस का देखिए, वो 27 रैली कर गए। यानी बिहार कितना पॉलिटिकल है, इसकी समझ पहली बार कांग्रेस के भीतर भी आई और एक पॉलिटिकली नेता के जरिए रैली हो रही थी तमाम जगहों पर। चकाचौंध और इन चीजों को गायब भी किया गया, यह भी एक फैक्ट है। यह एक जमीनी पकड़ की बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ खुद चिराग 100 से ज्यादा रैली कर गए, लेकिन वो खुद ही थे और कोई नहीं था चारों तरफ। उसके बाद आइएगा कुशवाहा, 150 से ज्यादा रैली कर गए, कोई नहीं था, वो अकेले ही थे। ओवैसी 100 से ज्यादा रैली कर गए, लेकिन उनके भी अगल बगल कोई नहीं था। इन सबके अगल बगल कोई नहीं था, लेकिन इनका जिक्र कोई नहीं कर रहा था। जरा ये ध्यान दीजिए, तेजस्वी ना तो चिराग का जिक्र करते थे, ना कुशवाहा का जिक्र करते थे, ना ओवैसी का जिक्र करते थे। वो बीजेपी का जिक्र करते थे, नीतीश कुमार का जिक्र करते थे, नीतीश कुमार को ही टारगेट पे लेते थे, उन पुरानी स्थितियों को लेते थे जो जनता से जुड़ी हुई, और जनता की नब्ज को उन्होंने आखिरी तक पकड़े रखा और उसको डिगाने की कोशिश हो रही थी। इसीलिए जब एग्जिट पोल के एनालिसिस पर जब आप निकल कर आते हैं तो उसके साथ आपके साथ कुछ चीजें और निकल कर आती है। हालांकि यह भी एक समझने की बात होगी कि इन पूरी परिस्थितियों में जो प्रवासी मजदूर जो लौटे थे, उनके भीतर का आक्रोश परिवार और संबंधियों के बीच जा रहा था।
नीतीश कुमार प्रवासी मजदूर जो बिहार के थे उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए, उनका आक्रोश ट्रांसफर हो रहा था वोट में। जैसे राशन दुकान का कार्ड नहीं था, ऐसे बहुत सारे प्रवासी मजदूर थे जिनका वोटर वहां के नहीं थे, लेकिन उनका गुस्सा ट्रांसफर होते चला जा रहा था। बिहार में काम नहीं, बाहर जा नहीं सकते हैं, यहां काम नहीं तो यहां कोई राहत नहीं, किसी तरह की स्थिति नहीं मिल पा रही, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीजें बंटनी शुरू हुई। ठीक उसी तरह से था जैसे युवाओं के भीतर आक्रोश था, परीक्षाएं लेते हैं रद्द हो जाती है, रिजल्ट नहीं आता, कुछ नहीं आता, यह स्थिति ट्रांसफर वोट में लगातार होती चली जा रही थी। और यही वोट में जब ट्रांसफर होने की स्थितियों में चीजें आने लगी तो उसके जब आंकड़े निकल कर आए कि किन जगहों पर जब हम MY के साथ यादव मुस्लिम के साथ युवा को जोड़ते हैं और बाकी कास्ट वाइज भी चीजों को बांट देते हैं तो एट पार स्थिति है। यह एट पार का स्थिति यह होती है कि यह सीटें 122 सीट तक नहीं पहुंचेगी, यह उसके आगे की छलांग है, यह 140 से 150 तक जाएंगी। यह स्थिति बहुत क्लियर कट है, 150 के आंकड़े को आसानी से छू सकती है जो स्थिति बनी है। यह आंधी और तूफान का जिक्र भी यहां पॉलिटिकल तौर पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 साल की सत्ता के बाद नीतीश कुमार के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। दिल्ली से उड़ान भर भर के जिन बातों का जिक्र कर रहे थे वह सिर्फ हवाई बातें कही जा रही थी प्रधानमंत्री के जरिए, बीजेपी के नेताओं के जरिए। जिन बातों का जिक्र किया जा रहा था उससे बिहार की जनता पर क्षणिक भी असर नहीं पड़ रहा था। यह कल्पना के परे है कि कौन थे इनके। इसका मतलब है इन्होंने मान लिया था हम जीतते आए, हम जीतते रहेंगे, हम जो कहेंगे उसे सत्य मान लिया जाएगा। लेकिन पहली बार बेरोजगारी का सवाल, पहली बार मजदूरी का सवाल, यह सवाल चुनाव के बीच में लाकर खड़ा हो जाए और इस मुद्दे को उठाने वाला शख्स या नेता कोई ऐसा नेता ना हो जिसने दशकों तक राजनीति की हो। उसकी राजनीति तो चंद बरस की होगी। उस तेजस्वी यादव जिसकी अपनी उम्र ही 31 साल है, तो उसने उस राजनीति और देश को जिया नहीं है अभी तक। लेकिन बावजूद इसके, इसका मतलब है यह पूरी तरह चुनाव एंटी नीतीश कुमार था। यह पूरी तरह चुनाव बीजेपी और नीतीश कुमार के कॉकटेल से बने हुआ जो मुद्दों का समीकरण था उसको धराशायी करने वाला चुनाव था। यह चुनाव पूरी तरह लोगों के भीतर के आक्रोश को आवाज देने वाला आवाज बनते चला गया। और यह चुनाव धीरे धीरे जिस तरीके से माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक समुदाय को दरकिनार करते हैं, हर किसी ने समझा युवाओं को दरकिनार रोजगार नहीं देकर, किसानों को दरकिनार आप वहां पर MSP भी नहीं देकर, मंडियां बिहार में खत्म की गई। और आप उसे ही बताते हैं यह हमारी उपलब्धि रही, देश भर में उपलब्धि रही। किसान किसान के दर्द को जानता है, मजदूर मजदूर के दर्द को जानता है, और युवा भी युवा के दर्द को जानता है। और सारे दर्द के पीछे एक ही बात होती है कि आखिर कोई कमाई होगी या नहीं होगी, रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो मेहनत करते हैं उसकी कमाई कैसे मिल पाएगी। कोई प्लान इस देश के भीतर में दिल्ली से लेकर पटना तक है ही नहीं। इसीलिए सवाल है कि बिहार का यह चुनाव परिणाम जिसका जिक्र हमने कर गया, वह अगर रिफ्लेक्ट 10 नवंबर को हो गया तो फिर बिहार ही मैसेज है देश के लिए। और देश के सामने यह उलझन उसके बाद नहीं रहेगी कि चीजों को बदलना होगा। और शायद सरकार भी चेत जाए इसके बाद कि स्थिति नहीं बदली तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। आने वाले वक्त में हम अपनी जमीनों को भी खो देंगे, जो हमारी सियासी जमीन अपनी है। यहां जाति, धर्म, ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। तो आखिर में आ जाइए, किसको कितनी सीट मिल रही है। एनालिसिस बहुत साफ है। आरजेडी लगभग 95 सीट्स, कांग्रेस लगभग 35 सीट, जेडीयू लगभग 30 सीट, बीजेपी लगभग 68 सीट, एलजेपी लगभग 4 सीट, लेफ्ट खास तौर से उसको लगभग 9 सीट मिल रही है। यह एक पूरा का पूरा एक एनालिसिस आपके सामने है। अब की बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।